अच्छा हिमांक, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देख, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है कि तेरे को इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 4 cos² 50t और फिर लिखा हुआ है sin 500t। तो तुझे ये वाला फॉर्मूला पता है, cos² वाला। cos² होता है तेरा 1 + cos2 θ/2। पता है ये फॉर्मूला? तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 cos² की जगह आ जाएगा 1 + cos2 θ/2। तो यहां पे आ जाएगा 1 + cos 100t/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तेरा साइन, आई थिंक कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 500t लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 2 से 2 तो गया, तो इसको ओपन करेगा तो देख क्या आएगा। यह आ जाएगा तेरा 2 sin 500t प्लस 2 cos 100t और साइन 500t। तो एक बार तो इतना इतना अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है देख, वापस देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। देख कॉस ए साइन बी, इसको तो दो पार्ट में तोड़ सकता है वापस। साइन देख, कॉस ए साइन बी क्या होता है, देख देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको तो दो पार्ट में और तोड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 SHM का सम है ये, 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आया तुम्हें समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जैसे ये एक हो गया, उसी तरीके से यहां से एक और निकलेगा, यहां से एक और निकलेगा। तो ये 3 SHM का सम है। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। हिमांक, डाउट है इसमें तो पूछ लें, तो आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो। देखो, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। हम लोगों ने एक टॉपिक किया था इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, याद है कि भूल गए हर्ष? कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव में? एक सेकंड ना, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, एक सेकंड रुकना बस। ओके, देखो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें एक सेकंड याद दिला देता हूं। तो सपोज करो कि तुम्हें एक इक्वेशन मिलती है इस तरीके से। आपको इक्वेशन मिलती है इस तरीके से कि z इक्वल टू, सपोज करो 2 sin 2πx प्लस 3πt। मान लो इक्वेशन मिलती है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। याद रखना, इस 2 का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। इधर जो होता है ना इक्वल टू, इधर z, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, कि आपका जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे साइन कोस कुछ भी हो सकता है। यहां पे अगर x है मतलब वेव x में जा रही है, पर आगे पॉजिटिव है मतलब वेव का जा रही है नेगेटिव x में। x के साथ जो कुछ होता है वो होता है k होता है आपका 2π/λ। तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो। t के साथ जो कुछ भी होता है वो होता है ओमेगा। और ओमेगा कितना आया? 3π। ओमेगा को पुट कर सकते हो आप 2πf = 3π। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा 1/टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी छुपे हुए वेरिएबल्स हैं उन सबको निकाल सकते हैं। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, वेव्स दो तरीके की होती हैं। जो वेव्स होती हैं वो अपनी दो तरीके की होती हैं। अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होती है तुम्हारी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तुम ध्यान से देखना। देखो, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, सपोज करो कि ये कोई वेव है। मान लो कि ये वेव इधर जा रही है। तो ट्रांसवर्स वेव में वेव के जाने का डायरेक्शन और जो पार्टिकल होते हैं ना, वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, तो जो वाइब्रेट करने का डायरेक्शन है इस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब वेव अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, आपकी वेव जहां जा रही है ना,
पार्टिकल के वाइब्रेट करने का डायरेक्शन भी वही होता है। तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, साउंड वेव पढ़ा था। उसमें क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल के वाइब्रेट करने का डायरेक्शन है, आपकी वेव जाती भी कहां है, उसी तरफ जाती है। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव जहां जाती है ना, आपके पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव जहां जाती है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सॉरी, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूड में पैरेलल। और कोई तुम्हें एग्जांपल पूछे तो ट्रांसवर्स का एग्जांपल देना लाइट वेव, और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देना साउंड वेव। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, इनके एग्जांपल भी याद रखना और इनका मीनिंग भी याद रखना। लिख लो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार वापस मोशन एक्सप्लेन करूँ का? एक ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है हर्ष, जिसे मान ले कि कोई रस्सी है, तो अगर मान ले कि ये कोई स्ट्रिंग है, अगर अपन रस्सी के इधर कोई झटका देते हैं, तो वो जो झटका है ना, वो वेव बन के ऐसे ट्रैवल करता है। तो ध्यान से देख, तेरी वेव जा तो इधर रही है, लेकिन जब ये वेव जा रही है तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेंगे, तो पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन साउंड वेव में क्या होता है, पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो साउंड वेव में क्या होता है, पार्टिकल के वाइब्रेट करने का डायरेक्शन और वेव के जाने का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा, ये आपने लिख लिया हो तो अब तुम ध्यान से सुनो। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो कोई स्ट्रिंग है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजें अपनी कॉपी में लिख लेना। वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अच्छा, तुम एक चीज मुझे बताओ, तुम सब लोगों ने ये लाइफ में कभी ना कभी किया होगा। मान लो कि कोई एक धागा ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, हिमांग ध्यान से देख, यहाँ पे एक धागा पड़ा हुआ है। अब मान ले मैं बोलूं कि इस धागे को थोड़ा हिलाओ, या वाले धागे को, तो अगर अपन इस धागे को हिलाते हैं तो क्या ये वाला पार्ट मूव करता है, सोच के बताओ। यहां वाले धागे को आप थोड़ा सा पुश करो, ऐसे को ऐसे कर दो, तो क्या इस पे कोई भी असर पड़ेगा? हर्ष सोच कि ये कोई धागा ऐसे पड़ा हुआ है, हर कैसे ही, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बेंड कर दे, तो क्या इस पार्ट पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन नो यही मैं तुम्हें पूछूं, यही मैं आपको पूछूं कि आपके पास एक धागा ऐसा टाइट है, मतलब इधर भी किसने पकड़ रखा है, इधर आपके हाथ में है। अब आप इस धागे को ऊपर लेके जाओ, तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा धागा ऐसा हो जाएगा। तो याद रखना, किसी भी धागे में अगर आप इधर कुछ करते हो तो यहां पे असर तभी पड़ता है जब इसमें क्या होता है, इसमें होता है टेंशन। तो अगर आपका धागा खिंचाया हुआ नहीं है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी होती है ना, एक तो वो डिपेंड करती है कि आपके वायर में टेंशन कितनी है, मतलब अगर आपका धागा खिंचाया हुआ है तो उसमें वेव ट्रैवल करेगी, अगर खिंचाया हुआ नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेगी। दूसरा, वेलोसिटी डिपेंड करती है कि आपका जो रोप है, वायर, उसका मास क्या है। अगर वायर बहुत भारी है तो वेव को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, अगर वायर हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, आपका वेलोसिटी डिपेंड करती है लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, कि वायर की लेंथ कितनी है, वायर कितना लंबा है। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है ना। तो वेलोसिटी तीन चीज पे डिपेंड करती है, कि एक तो वायर में टेंशन कितना है, दूसरा वायर का मास कितना है, तीसरा वायर का लेंथ कितना है। देखो, अगर वायर में टेंशन होगा तभी वेव ट्रेवल करेगी, वायर में टेंशन नहीं होगा तो वेव ट्रेवल करेगी ही नहीं। वायर का कितना मास है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर वायर भारी है तो वेव को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, वायर हल्का है तो आसानी से करेगा। और तीसरा है लेंथ।
लेकिन अब मुझे इसका फॉर्मूला तो नहीं पता। तो मान लो कि टी की पावर ए है, एम की पावर बी है, एल की पावर सी है। यार इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो अपन वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। तो वी टी पे डिपेंड कर रहा है, वी एम पे डिपेंड कर रहा है, वी एल पे डिपेंड कर रहा है। अपन इन तीनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं के। तो फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू के टी रेस्ट टू पावर ए एम रेस्ट टू पावर बी एल रेस्ट टू पावर सी। ये तरीका होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो अब लिख लेना कि वेव की जो वेलोसिटी है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। टी पे भी करती है, एम पे भी करती है, एल पे भी करती है। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि टी की पावर क्या होगी, एम की पावर क्या होगी, एल की पावर क्या होगी। तो मेरे को पावर निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। तो पहले तीनों प्रोपोर्शन को हटा के कांस्टेंट लगा दो के। अब सबके डायमेंशन पुट करो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। अगर तुम भूल गए हो तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो टी ऊपर आएगा एल टी माइनस वन। याद रखना इस के का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको भूल जाओ। यहां पे टी टाइम नहीं है, यहां पे टी टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू रेस्ट टू पावर ए। एम तो मास ही है, एम का पावर बी, एल लेंथ है, एल का पावर सी। अगर तुम्हें नहीं पता डायमेंशन कैसे निकालते, देखो मैं तुम्हें फोर्स का वापस निकालना सिखाता हूं। एक सेकंड रुक जाना है ना। देखो फोर्स का वापस निकालना सिखाता हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास का तो m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, टाइम का t। इस t को ऊपर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, क्योंकि ये t ऊपर आएगा t इनवर्स एम एल टी माइनस टू, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो इस तरीके से टेंशन का कितना आया एम एल टी माइनस टू। अब इधर तो m नहीं है तो इधर m रेस्ट टू पावर जीरो लगा दो। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो m रेस्ट टू पावर जीरो एल टी माइनस टू, इधर ओपन करो तो याद रखना ये a सबके ऊपर आएगा। तो m की पावर a, एल की पावर a, टी की पावर माइनस टू है, एम की पावर बी, एल की पावर सी। वापस लिखो एक बार, एम रेस्ट टू पावर जीरो एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे दो एम है तो पावर को ऐड कर दो, दो एल है पावर को ऐड कर दो, टी ए की है माइनस टू है। अब कंपेयर करो, देखो एम एल टी माइनस टू यहाँ पे तुम्हारा फोर, सॉरी एम एल टी माइनस वन है, इधर एम एल टी माइनस वन है, ध्यान से देखना ये टी माइनस वन है। अब कंपेयर करो, टी रेस्ट टू पावर माइनस टू है, टी रेस्ट टू पावर माइनस वन। तो माइनस टू है किसके बराबर माइनस वन के, तो ए किसके बराबर आ गया हाफ। अब कंपेयर करो, इधर ए प्लस सी, इधर वन है, तो ए प्लस सी इक्वल टू वन। तो सी को क्या लिखेंगे वन माइनस ए, पर ए कितना है हाफ, तो वन माइनस हाफ कितना हो गया, सी आ गया हाफ। और इधर एम की पावर ए प्लस बी, इधर एम की पावर जीरो, तो ए प्लस बी कितना है जीरो, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, पर ए कितना है हाफ, तो ये कितना आ गया माइनस हाफ। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इस तरीके को, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, एक बार लिख लो इसको। लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव को, अगर एक ट्रांसवर्स वेव को आपको किसी स्ट्रिंग पे ट्रैवल कराना है, तो बताओ कि उसकी वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करेगी। उसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी तीन चीजों पे, टेंशन कितना है, मास कितना है, और लेंथ कितनी है। ठीक है। और तीनों की पावर अपन ने कैसे निकाली, ये आपके सामने दे रखा है कैसे निकाली। टी रेस्ट टू पावर ए, एम रेस्ट टू पावर बी, एल रेस्ट टू पावर सी। Yes, sir. ठीक है। तो देखो अब इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। और तुम इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमांग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इक्वल टू रूट ऑफ टी एल अपॉन एम। लिख लो अपनी कॉपी में, v इक्वल टू रूट ऑफ टी एल अपॉन एम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ टी बाय एम बाय एल, एल को नीचे ले आओ। और याद रखना म्यू होता है एम बाय एल। अगर तुम्हें नहीं पता है तो म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी। यहां पे म्यू का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कितना मास है अपॉन कितनी लेंथ है। तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी का मतलब होता है रस्सी में टेंशन कितनी है,
म्यू का मतलब होता है आपकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी अपॉन मीटर। मास अपॉन लेंथ है तो मास की केजी, लेंथ की मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग पे वेव की वेलोसिटी क्या होती है, तो वो होती है रूट ऑफ टी बाय म्यू, और म्यू होता है आपका मास अपॉन लेंथ। ये एम लिखा हुआ है ना, तो एम अपॉन एल को लिखते हैं अपन म्यू, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ टी बाय म्यू। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं। देखो, सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ये दीवार है, और मान लो कि यहां पे नीचे एक मास लटक रहा है जिसका मास है एम। ये जो रस्सी है इसका मास आपको छोटा एम दे रखा है, लेंथ आपको एल दे रखी है, पर आपको दे रखा है कि इसका जो मास है रस्सी का वो बड़े मास से बहुत कम है। तो क्वेश्चन है कि बताओ इस रस्सी पे वेव की क्या वेलोसिटी होगी। तो मान लो कि मैं यहां पे एक झटका मारूं, तो आपको बताना है कि ये झटका अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी। सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो मुझे दो चीजें ढूंढनी है, एक तो टेंशन और एक म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है कि भाई रस्सी का मास कितना है अपॉन रस्सी की लेंथ कितनी है, तो वो तो आ गया। अब टी कैसे निकालेंगे, तो आप इस एम का एफबीडी बनाओ। तो नीचे की तरफ क्या आएगा एम जी, ऊपर की तरफ क्या आएगा टेंशन, क्योंकि रस्सी ने ही मास को पकड़े रखा हुआ है, लेकिन ये मास ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो टी किसके बराबर हो गया, एम जी के। यहां पे अपन रस्सी का एम जी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि रस्सी का मास बहुत कम है, तो उसको इग्नोर कर दो। तो वी कितना आ जाएगा, टी कितना है एम जी, और म्यू कितना है एम अपॉन एल। तो उस एल को ऊपर भेजो तो आपका आंसर कितना आएगा, एम जी एल अपॉन छोटा एम। ये आ गया आपका आंसर। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो आपके सर, इसमें ये डाउट आ रहा है। सर छोटा वाला एम तो आपने इग्नोर करने को कहा ना। हाँ इग्नोर किया ना, लेकिन छोटा वाला एम जो है वो म्यू में तो काम आएगा ना। म्यू का मतलब होता है कि रस्सी का कितना मास है अपॉन रस्सी की कितनी लेंथ है, लेकिन इस mg में अपन नहीं लेंगे क्योंकि रस्सी का मास इतना कम है कि उसके कारण टेंशन पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जब टी निकाल रहे तो खाली अपन नीचे वाला मास ही लेंगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा हो गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अच्छा कोई डाउट नहीं है तो देखो ये टॉपिक लिख लो, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन स्ट्रिंग विथ हायर मास, ऑन स्ट्रिंग विथ हायर मास। मान लो कि कोई स्ट्रिंग है और उसका मास बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा देखो। सपोज करो कि मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है एल और इसका मास है एम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, एम अपॉन एल होगा, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी कितना होता है, क्या मास है अपॉन कितनी लेंथ है। अब मान लो कि मुझे ये पता करना है कि इसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लो कि नीचे से, सपोज करो नीचे से एक्स दूरी पे मेरे को पता करना है कि यहां पे क्या वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, रूट ऑफ टी बाय म्यू होता है। देखो म्यू तो अपने पास है एम अपॉन एल, लेकिन टी कैसे निकालेंगे। देखो तुम खुद सोचो कि ये जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट है ये पूरी की पूरी रस्सी झेल रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये खाली कितनी रस्सी झेल रहा है, इतनी रस्सी झेल रहा है। तो बताओ इसका मास कितना होगा। देखो तो एल लेंथ का मास कितना है एम, तो एक का मास कितना होगा एम अपॉन एल। तो ये जो एक्स लेंथ है इसका मास कितना होगा एम अपॉन एल एक्स। याद है 5 लोगों के पास 2 रुपए 10 रुपए, तो एक के पास 2 रुपए, तो 4 के पास कितने हुए 4 × 2, ऐसे ही करते हैं। तो पूरी रस्सी की लेंथ है एल, तो एल लेंथ का मास कितना है एम, तो एक का कितना होगा एम बाय एल, तो एक्स का कितना होगा एम बाय एल एक्स। तो टी कितना आ जाएगा एम अपॉन एल एक्स जी।
क्योंकि यहां पे जो टेंशन होगी ना इस जगह, वो नीचे वाले स्ट्रिंग का भार झेल रही होगी, और नीचे जो स्ट्रिंग है उसका वजन कितना है, एम बाय एल एक्स। तो एम जी कितना हो जाएगा, जी को जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, एम अपॉन एल एक्स जी, और म्यू कितना है, एम बाय एल। एम बाय एल से एम बाय गया, तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स जी। तो वी कितना आया, रूट एक्स जी। तो याद रखना, आप नीचे से अगर एक्स दूरी पे ऊपर की तरफ आओगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट एक्स जी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिख लो, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में फिट कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो अब तुम्हें पूछना पड़ेगा। ठीक है, सर चलो एक हमने बार क्या, टी कैसे आया वो एक्सप्लेन करो ना। हाँ टी देख देख, म्यू तो समझ में आया, म्यू होता है यस सर। कितना मास है अपन कितनी लेंथ है, देख। अब है क्या हर्ष, कि इस रस्सी में सब जगह टेंशन सेम नहीं होगी, ऊपर ही ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट है, तू खुद देख, वो पूरी की पूरी रस्सी को झेल रहा है। जो बीच वाला पॉइंट होगा, वो कितनी रस्सी को झेलेगा, खाली जो नीचे लटक रही है उतनी। उसी तरीके से मान ले यहां कोई पॉइंट है, तो ये कितना रस्सी को झेलेगा, जो नीचे रस्सी लटक रही है इतनी। तो नीचे से एक्स दूरी पे, नीचे वाले एंड से एक्स दूरी पे मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वहां पे टेंशन चाहिएगा। तो देख, ये जो पॉइंट है वो कितनी रस्सी को झेल रहा है, खाली नीचे वाली रस्सी को। तो नीचे वाली रस्सी का मास कितना है, देख, पूरी रस्सी का मास है एम, तो एक का एम बाय एल। तो ये जो एक्स लेंथ की रस्सी है इसका मास कितना होगा, एम बाय एल एक्स। तो यहां पे टेंशन कितना होगा, एम बाय एल एक्स जी। तो ये टी की जगह ये आ गया। यहां पे जो रस्सी है हर्ष, वो खाली नीचे वाली रस्सी का ही मास झेल रही है, ऊपर वाली को तो नहीं झेल रही है। तो टेंशन कितना आ जाएगा, एम जी। पर मास क्या लेंगे, खाली नीचे वाली रस्सी का मास लेंगे, इसलिए यहां पे ये फॉर्मूला काम आया। ओके सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका खाली तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो फॉर्मूला याद रखना, रूट ऑफ वाई बाय रो। वाई होता है आपका यंग्स मॉडुलस, और रो मतलब होता है डेंसिटी। देखो, अगर साउंड को सॉलिड में ट्रैवल करना है, तो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेस एक्सपांड, कंप्रेस एक्सपांड। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए ये चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो काफी इलास्टिक होना चाहिए, ताकि पार्टिकल आराम से वाइब्रेट कर पाए। इसलिए वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है। क्योंकि अगर मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब मटेरियल भारी है, तो वाइब्रेट करने में दिक्कत होगी। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, और यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्योंकि यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, मतलब मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो v इक्वल टू आएगा तुम्हारा रूट ऑफ वाई बाय रो। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। वाई आपको पता ही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो मतलब डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड। सारे फॉर्मूले याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला है रूट ऑफ बी बाय रो। बी का मतलब होता है बल्क मॉड्यूलस, और रो का मतलब होता है डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, रूट ऑफ बी बाय रो।
लिख लो। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सॉलिड्स में क्या होता है, तो रूट ऑफ वाई बाय रो। लिक्विड्स में क्या होता है, तो रूट ऑफ बी बाय रो। ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, तो उसका फॉर्मूला भी आएगा कितना, रूट ऑफ बी बाय रो। साउंड के लिए भी क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ बी बाय रो। लेकिन साउंड में अब थोड़ा में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एक बार साउंड के लिए फॉर्मूला लिख लो, रूट ऑफ बी बाय रो। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंडिंग गैसेस रूट ऑफ बी बाय रो। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन का और लेप्लास का। उन दोनों को तुम्हें याद करना है, उनके फॉर्मूले देखो। तुम कोई भी एग्जाम दो 12th के बाद, वो फॉर्मूले आएंगे। अभी तुम्हारे स्कूल में कोई एग्जाम है तो भी न्यूटन या लेप्लास में से एक आता है। तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन के हिसाब से साउंड की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अब तुम समझना। देखो, न्यूटन बोलता है कि साउंड जब ट्रैवल करती है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन ये बोलता है कि साउंड जब ट्रैवल करती है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस बोलती है। क्योंकि कॉमन सेंस ये बोलता है, जैसे मान लो कि अभी जैसे मान लो कि तुम और मैं आमने सामने बैठे हुए हैं और मैं कुछ बोल रहा हूं और तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो क्या रूम का टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं होता है ना। तो क्योंकि रूम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है, तो न्यूटन के हिसाब से जो प्रोसेस है वो क्या होती है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, याद है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूटन के हिसाब से कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले पी को करो, तो डीपी अपॉन डीवी, वी को रहने दो, फिर पी को रहने दो और वी को करो। ऐसे ही करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल है तो पहले एक को करो, दूसरे को रहने दो, फिर पहले को रहने दो, दूसरे को करो। एन आर टी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया। अब डीवी से डीवी तो गया, पी को उधर लेके जाओ, तो डीपी अपॉन डीवी इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो डीपी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डीवी अपॉन वी लिख सकते हैं। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, बस एक स्टेप और है आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया, हर्ष लिख लिया। तो न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। और इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिख लेना, सिंस साउंड ट्रैवल्स इन ओपन so it can exchange heat, so it can exchange heat and temperature remains constant। तो न्यूटन ने कॉमन सेंस से बोला कि यार साउंड तो हवा में ट्रैवल करती है, तो आराम से एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस क्या थी, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पहले पी का किया, डीपी बाई डीवी, वी को रहने दो, फिर पी को रहने दो, वी को करो, डीवी से डीवी गया, तो इस पी को उधर लेके जाओ तो माइनस पी उधर गया, डीवी और वी को, तो ये डीपी आ गया। और तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर सॉलिड में पढ़ाया था कि किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। याद है, ये फॉर्मूला याद है, प्रेशर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डीपी मतलब आपने कितना प्रेशर बढ़ाया। दोनों को कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, बी आपका पी के बराबर आएगा। चेक करो, क्योंकि यहां पे पी है और यहां पे बी है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, पी बाय रो, रूट ऑफ पी बाय रो।
और P मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो इस स्लाइड पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस आइसोथर्मल है। क्यों? क्योंकि साउंड तो ओपन में ट्रैवल करती है, तो हीट तो आराम से एक्सचेंज हो सकती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी और डिफरेंशिएट करके अपन ने ये इक्वेशन निकाली। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर किया जो अपन ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। कंपेयर करके पता पड़ा कि यार किसी भी गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो तो उस गैस के प्रेशर के बराबर होता है। तो वी कितना लिख सकते हैं अपन, √P/ρ। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और कर लो। लैपलास में तुम्हें आज नहीं कराऊंगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, √P/ρ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तुम्हें अगर नहीं पता हो, देखो पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास होता है। तो आप वी को नीचे भेजो तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, M/V, RT/m। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पी का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ρRT/m। आप रो को नीचे भेजो तो P/ρ को अपन क्या लिख सकते हैं, RT/m। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अपन ने क्या डिराइव किया, P/ρ, पर P/ρ को अपन क्या लिख सकते हैं, √RT/m। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैपलास करेक्शन पढ़ेंगे कि लैपलास ने क्यों कहा कि न्यूटन गलत है। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो अपन पढ़ेंगे लैपलास करेक्शन, दूसरा अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेव्स, और तीसरा स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. चलो ओके यार, इसको लिख लो, ये भेज दूंगा मैं तुम्हें, है ना। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, बाय बाय।